नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की और ख़ास तौर पे इसके लग्जरी सेगमेंट की। ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो इसे इस खतरनाक मोड़ पर ले आई हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रॉब्लम है। यहाँ कई अलग अलग लेकिन बहुत ही पावरफुल वजहें एक साथ आ गई हैं और ये सब मिलकर एक बहुत ही मुश्किल माहौल बना रही हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा हाई एंड यानी महंगे और लग्जरी घरों के बाजार पर। ठीक है, तो इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं घर खरीदने वाले से यानी बायर से। देखते हैं कि एक आम खरीदार आज किन दबावों से गुजर रहा है। असल में हो ये रहा है कि डिमांड पर दो तरफ से चोट पड़ रही है। एक झटका देश के अंदर से है और दूसरा बाहर से, और ये दोनों मिलकर लग्जरी घर खरीदने वालों की जेब पर सीधा असर डाल रहे हैं, उनकी खरीदने की ताकत को कम कर रहे हैं। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। आईटी सेक्टर जो हमेशा से लग्जरी घरों का एक बहुत बड़ा बायर रहा है, वहां एआई की वजह से जॉब्स और सैलरी दोनों पर असर पड़ रहा है। मतलब कंपनियों में जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसकी वजह से सैलरी में अच्छी खासी कटौती देखने को मिल रही है। और ये तो सीधी सी बात है, जब सैलरी कम होगी तो इसका सीधा असर घर के लिए ली गई बड़ी ईएमआई चुकाने की कैपेसिटी पर पड़ेगा। जब लाखों की मंथली किस्तें देनी हो तो सैलरी में थोड़ी सी भी कमी बहुत भारी पड़ती है। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा बाहर से भी आ रहा है। एक ऐसा खतरा जो सीधे सीधे पैसे के एक बहुत बड़े सोर्स को टारगेट कर रहा है, और वो रकम है $51.5 बिलियन। ये $51.5 बिलियन वो पैसा है जो हर साल खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय अपने घर भेजते हैं। इसे रेमिटेंस कहते हैं। ये पैसा लग्जरी रियल एस्टेट के लिए एक बहुत ज़रूरी फंडिंग सोर्स है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ रहा है उसकी वजह से पैसों का ये फ्लो अब खतरे में है। चलिए अब कहानी का दूसरा सिरा पकड़ते हैं। अभी हमने डिमांड की बात की, अब देखते हैं सप्लाई साइड पर क्या हो रहा है। मतलब जो लोग घर बना रहे हैं यानी डेवलपर्स, वो किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है लागत। दुनिया भर में जो अस्थिरता है उसकी वजह से सीमेंट और स्टील जैसी बुनियादी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, और जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो कंस्ट्रक्शन की लागत अपने आप बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सरकारें भी पर्यावरण को लेकर अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई हैं। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नए और कड़े नियम लाए जा रहे हैं। ये नियम जरूरी हैं, लेकिन इनको पूरा करने में भी डेवलपर्स का अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, जिससे प्रोजेक्ट की लागत और बढ़ जाती है। तो एक तरफ खरीदार परेशान है, दूसरी तरफ बनाने वाला। जब डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से इतना दबाव हो तो जाहिर है कि जो लोग इस सेक्टर में पैसा लगाते हैं यानी बैंक और फाइनेंस कंपनियां, वो भी अलर्ट हो जाते हैं। लेंडर्स यानी लोन देने वाली संस्थाएं अब एक चीज का दोबारा से हिसाब किताब लगा रही हैं, और वो है लोन डिफॉल्ट रिस्क। इसका सीधा सा मतलब है इस बात का खतरा कि कोई अपना लोन वापस नहीं चुका पाएगा, और इस नए माहौल में यह खतरा काफी बढ़ गया है। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? जब बैंकों को लगता है कि खरीदार कम हैं और प्रोजेक्ट्स ज्यादा रिस्की हैं, तो वो ज्यादा सावधान हो जाते हैं। वो लोन देने की शर्तें मुश्किल कर देते हैं, जिससे बाजार में पैसा आना और भी कम हो जाता है। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये सारी समस्याएं अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये मिलकर एक ऐसा चक्र बना रही हैं जो लगातार खुद को और मजबूत करता जाता है। समझिए ये चक्र काम कैसे करता है। सबसे पहले एआई और जियोपॉलिटिक्स की वजह से खरीदार की जेब कमजोर हुई। इससे डेवलपर्स का माल दिखना कम हो गया और उनकी लागत बढ़ गई। ये देखकर बैंकों को लगा कि उनका पैसा डूब सकता है, तो उन्होंने लोन देना मुश्किल कर दिया। और जब बाजार में पैसा और कम हुआ तो बिक्री और भी ज्यादा घट गई। ये एक दुष्चक्र है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। जब इतनी सारी नेगेटिव चीजें एक साथ हो रही हैं, तो इस सेक्टर की स्थिरता का, इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? ये बाजार और कितना दबाव झेल सकता है?